अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों पूरे देश में और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में युवाओं ने क्रांति कर रखी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की नई गाइडलाइंस के ड्राफ्ट को लेकर पूरे देश भर में उबाल है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। इसके फायदे और नुकसान दोनों पर चर्चाएं हो रही हैं। तो यूजीसी की ये नई गाइडलाइन किस मकसद से लाई गई है और इसका उद्देश्य क्या है और इससे किसको नुकसान हो रहा है और किसको फायदा, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों का एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। सांसदों की एक कमेटी के लंबे अध्ययन के पश्चात एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। इस ड्राफ्ट की कुछ मोटी मोटी बातें हैं। अगर ये कानून बन जाता है संसद से तब फिर ये लागू होगा और जो लागू होगा उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। एक खुला फोरम है ये। यूजीसी की नई गाइडलाइन के पक्ष विपक्ष, उसके सहमति और असहमति, सब पर खुली चर्चा होनी चाहिए। हम एक ओपन सोसाइटी में रहते हैं और हमें इसके सभी बिंदुओं पर बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में जिस तरह का जातिगत भेदभाव रहा है, जातियां भारत के समाज का एक प्रमुख हिस्सा है। जो ये कहते हैं वो जातियों को नहीं मानते, वो झूठ बोल रहे हैं। इस देश में, इस प्रदेश में जातिवाद है और जातियां एक कठोर सच्चाई है और संविधान के आधार पर जातियों को आरक्षण भी मिला हुआ है। लिहाजा जातियां एग्जिस्ट करती हैं। जातिगत भेदभाव भी इस देश में है। इस मानने में कोई गुरेज नहीं है। तो ये मानने के बाद अब हम डिबेट शुरू करते हैं। क्या है ये नई गाइडलाइन? इसका ड्राफ्ट क्या कहता है? अभी ड्राफ्ट है, अभी कानून नहीं बना है। इस ड्राफ्ट में जो बातें कही गई, जिसको लेकर बवाल ज़्यादा है या जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला आरोप है कि एक कंप्लेंट कमेटी जो बनाई जाएगी हर विश्वविद्यालय में, उस कंप्लेंट कमेटी में कोई भी आरक्षित वर्ग का कोई छात्र या छात्रा अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। किसके विरुद्ध? किसी भी छात्र के विरुद्ध, किसी भी छात्रा के विरुद्ध, जातिगत भेदभाव का, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का, टीचर के खिलाफ, सपोर्ट स्टाफ के खिलाफ, वाइस चांसलर के खिलाफ, यानी किसी के भी विरुद्ध एक कमेटी को अगर रिपोर्ट दी जाएगी तो कमेटी उस रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कार्रवाई की प्रोसीडिंग करेगी। यही सारा मुद्दा है जिसको लेकर सारा बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही। इसमें एक दो तीन बातें कही जा रही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो जनरल कास्ट के छात्र और छात्रा हैं उनका उत्पीड़न किया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा, उनके खिलाफ कंप्लेंट डालकर उस मेरिट को तोड़ने की कोशिश होगी। क्या वाकई में ऐसा होगा? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई का लेवल क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जब ये कानून की शक्ल लेगा तो ज़रूर उसमें प्रावधान होंगे कि किस तरह की कार्रवाई होगी। अगर कोई टीचर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के, ओबीसी या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के छात्र या छात्रा को उचित नंबर नहीं देता है, उसके खिलाफ भी जातिगत भेदभाव की शिकायत हो सकती है। कार्रवाई बर्खास्तगी तक हो सकती है, अभी हो सकती है। अब ड्राफ्ट के बाद जब एक्ट बनेगा बहनों भाइयों, तब पता चलेगा वास्तविकता क्या है। दूसरा, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में वो सरकारें करती हैं, राज्य की सरकारें। नए एक्ट में इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि एक सिलेक्ट कमेटी बनेगी 3 मेंबर की, एक केंद्र सरकार, एक यूजीसी, एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, यानी केंद्र सरकार की तरफ से जिसको चाहा जाएगा वही वीसी बनेगा। एक और बात ड्राफ्ट में कही गई है कि एकेडमिक कैरेक्टर ही अनिवार्य नहीं है वीसी के चयन के लिए। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सबका ध्यान कहाँ है कि एक कमेटी बन गई है और उसमें शिकायत हो जाएगी। अरे ये देखिए कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट की सारी के सारे प्रोसीजर बदलने जा रहे हैं। उसमें एकेडमिक कैरेक्टर को तब्दील करके इसको एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस से जोड़ा जा रहा है। मतलब अब सिर्फ कोई टीचर या कोई प्रोफेसर ही कुलपति बने, ऐसी बाध्यता को खत्म किया जा रहा है। अब आईएएस भी आ सकते हैं, आईपीएस भी रिटायर वाले आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है पब्लिक सर्विस के नाम पे। तो आप सोचिए कि उस डोमेन में कितना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। आप समझ में आई बात? सिर्फ प्रोफेसर ही कुलपति बने ऐसा नहीं है नए एक्ट में, अभी है।
अभी जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, वही बन सकता है वीसी, लेकिन नए नियमों में तब्दीली आएगी। कोई रिटायर्ड, पता चला कि कोई फार्मर चीफ सेक्रेटरी सेटिंग किया हुआ और वो वीसी बन के बैठ गया, अब सिर्फ टीचर ही नहीं बैठेंगे। दूसरा, 3 वर्ष का जो कार्यकाल है उसका विस्तार 5 साल वीसी को मिलेंगे। और भी तमाम तरीके की पहल इसमें की गई है। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको इस तरह के नियम बनाने के लिए नहीं कहा है। ये क्यों बनाया गया? और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसद शामिल हैं। ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसमें सभी दलों के लोग हैं, उन सबसे सवाल होनी चाहिए। ये छात्र और छात्राओं के भविष्य का सवाल है, उनसे बात होनी चाहिए। ये तो हुआ इसका पक्ष। अब आ जाइए इसके विपक्ष की बातें, जो दूसरा पक्ष कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी भारतीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे स्टेट के और सेंट्रल के हों, उसमें जनरल कास्ट का दबदबा है, उनका कब्जा है और वो पूरे इकोसिस्टम पर हावी हैं। उन्हीं के लोग, उन्हीं के सिस्टम, उन्हीं को नौकरी, उन्हीं को मेडल्स और उन्हीं को सारे वजीफे मिलते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, इसको मानने में कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी हद दर्जे तक किनारे लगा दिए गए। उनको स्थान नहीं मिलता है, उनको मेरिट में वो जगह नहीं मिलती है। बार बार ये कहा जाता है योग्यता के आधार पर होगा, लेकिन इस योग्यता में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं आते। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। आप किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी को देखें, अधिकांश के वाइस चांसलर किस कम्युनिटी के? तो इस तब्दीली में उनको जगह कैसे मिलेगी? क्या पब्लिक सर्वेंट नाम को जोड़ के भारत की सरकार क्या ओबीसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर पाएगी? शेड्यूल्ड कास्ट को कर पाएगी? एसटी को कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक कंप्लेंट कमेटी के नाम पर हंगामा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये देखिए कि लार्जर पर्सपेक्टिव क्या है। लार्जर पर्सपेक्टिव किसी भी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करने वाला ये ड्राफ्ट नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं। ये समग्रता के साथ इसमें बहुत लोगों का नुकसान है, इसमें वाकई में मेरिट के लोगों का नुकसान है, और इसमें जो एकेडमिक कैरेक्टर है यूनिवर्सिटियों का वो बदलेगा। ब्यूरोक्रेटिक तंत्र यूनिवर्सिटी में हावी होगा। भारत में यूनिवर्सिटियों में ब्यूरोक्रेटिक तंत्र की एंट्री अभी तक बैन है, लेकिन बहनों भाइयों, इस ड्राफ्ट से ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, आउटसाइडर्स हावी होंगे। उसमें नुकसान जनरल का भी है, ओबीसी का भी है, एससी का भी है, एसटी का भी है, माइनॉरिटीज का भी है। समग्रता के साथ अध्ययन करिए इस ड्राफ्ट को। ये ड्राफ्ट सिर्फ एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने का नहीं है, जिसको लेकर बहुत से लोग नाराज हैं। वो एक पहलू है इसका। वैसे तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी महिलाओं के शोषण के विषय पर बनी हुई है। कोई भी प्राइवेट कंपनी भी बनाना पड़ता है। अगर आप 10 लोगों से ऊपर की कोई प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, कोई संस्थान खोलते हैं, तो वहाँ भी आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी में भी बनेगी। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंसेज होने चाहिए, कि कोई दुरुपयोग न करने पाए। अब इस देश में कानून का हमेशा से दुरुपयोग किया हुआ है। क्या दहेज एक्ट का, अगर देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का, किसी कानून का दुरुपयोग हुआ है तो वो डाउरी एक्ट है, दहेज उत्पीड़न अधिनियम है, जिसका बहुत व्यापक बेजा इस्तेमाल हुआ। बाद में कोर्ट में उसमें तमाम रूलिंग्स आई। SC ST एक्ट के मामले आए। अभी PMLA की चर्चा हो रही है, कितना मिसयूज हो रहा है। तो यहाँ कानून बने, दुरुपयोग भी हुए, लेकिन इस पर चेक बैलेंसेस की ज़रूरत है कि किसी भी काबिल, किसी भी मेरिट के आधार पर, किसी योग्यता के आधार पर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। वो जनरल तबका हो, वो शेड्यूल्ड कास्ट हो, वो OBC हो, कोई भी हो। लेकिन UGC की जो गाइडलाइंस के ड्राफ्ट आए हैं बहनों भाइयों, उसमें कई आपत्तियां भी हैं। उन लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है जो बहुत खुश हैं कि UGC का ड्राफ्ट सही है, लेकिन आप उसमें ये भी देखें कि वाइस चांसलर का सिलेक्शन के प्रोसीजर बदल रहे हैं। ये बात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ड्राफ्ट के सपोर्टर्स को शायद एहसास भी नहीं है। तो इसको समग्रता के साथ पढ़िए, इसमें नुकसान सबका है। कुछ बयान सुनिए आप। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं महसूस करता हूँ उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। UGC ने कुछ गलत नहीं किया,
यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। ये देश को केवल डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं और अब यूजीसी लाकर उसमें भी अगड़ा पिछड़ा कर दिया। भाई से भाई को लड़ा रहे हो, एक परिवार में बंटवारा कर रहे हो आप। एक साथ कर सब रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते, आप इसी जगह देखिए सब बैठे, सब लोग बैठे, कोई ऐसा नहीं है। पर ये बांटने का काम कर रही है ये भाजपा के लोग। केवल फूट डालो, शासन करो और गुजरात के ठेकेदारों को सारा पैसा कमवा दो। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट नंद किशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, मेरे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। अनस रहमान मेरे साथ हैं, सेंट्रल यूपी के अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, कांग्रेस कमेटी के का अनुसांगिक संगठन है छात्रों का। सर्वेश पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं। नीरज शुक्ला पूर्व प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी की योजन सभा के। राकेश सिंह रघुवंशी हैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के। और देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। डिबेट शुरू करूं इसके पहले मैं आपसे बता दूं कि आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सभी पक्ष विपक्ष ने अपने प्रवक्ताओं को इस डिबेट से विड्रा कर लिया है, हटा लिया है। लिहाजा आप लोग भी याद रखिए कि न पक्ष आपके साथ है और न विपक्ष आपके साथ है, छात्र संगठन ही आपके साथ खड़े हैं। और यह हौसला नंद किशोर गुर्जर ने दिखाया है कि वो खुद इस मामले पर जवाब देने के लिए मौजूद हैं।